नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल। आप सबका स्वागत है स्टॉक बॉक्स के बिजनेस न्यूज़पेपर्स एनालिसिस वीडियो में। यहाँ पे 3 बिजनेस न्यूज़पेपर्स, बिजनेस स्टैंडर्ड, इकोनॉमिक टाइम्स और फाइनेंशियल एक्सप्रेस के आर्टिकल्स का हम एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें किस तरीके से हमारे इनकम, हमारे खर्चे, हमारे इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, इसके साथ साथ हमारे बिजनेस और जॉब प्रोस्पेक्ट्स को अफेक्ट करती हैं। तो जो भी 5 चीजें, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं, अगर इनको कुछ भी अफेक्ट कर रहा है इन फैक्टर्स को, तो हम उससे यहाँ डिस्कस करेंगे एंड सिंपल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या कहना चाहता है और इसका क्या इम्पैक्ट है। तो शुरुआत करता हूं मैं आज के सबसे पहले आर्टिकल से। सबसे ज्यादा जो चर्चा में है इस वक्त, आरबीआई कट्स रेपो रेट बाय 25 बेसिस पॉइंट्स फर्स्ट इन 5 ईयर। रेपो रेट यहाँ पे 5 साल में पहली बार घटा है और घटा है कितना? 25 बेसिस पॉइंट, मतलब कि 0.25%। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फ्राइडे को लोअर किया है पॉलिसी रेट बाय अ क्वार्टर परसेंटेज पॉइंट, मतलब 0.25%। पिछले 5 साल में पहली बार अब एक नया रास्ता खुल जाएगा लेंडर्स के पास कि वो सस्ते दाम पर होम लोन दे पाए, सस्ते दाम पर एजुकेशन लोन दे पाए, कार लोन दे पाए, जितने भी लोन है वो सस्ते दाम पर दे पाए आगे जाकर। हालांकि अभी 0.25% से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला, बट स्टिल ये धीरे धीरे और रेट कट्स आएंगे तो काफी इंपैक्ट इसका इकोनॉमी पे पड़ सकता है। तो जब पहला मॉनेटरी पॉलिसी रिव्यू हुआ है सिंस अज्यूमिंग द रेंज, हमारे नए आरबीआई के चेयरमैन है, इस टाइम पे गवर्नर है संजय मल्होत्रा जी, और इन्होंने आते ही अपने सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग में क्या किया है, आते ही सबसे पहले रेट कट अनाउंस किया है। तो बहुत ही पहला जो इनका एमपीसी रहा है, काफी यादगार रहेगा। एंड इन्होंने बैंक्स को भी सिग्निफिकेंट लैटिट्यूड दिया है कि इंप्लीमेंट करें टाइमलाइंस प्रूडेंशियल नॉर्म्स के और अग्री करें टू अ फेज्ड रोल आउट कैलेंडर, जहां पे फैक्टर्स जो एफिशिएंट यूज कर पाएंगे उनके रिसोर्सेज का, और एड्रेस किए उन्होंने कंसर्न्स रेज बाय कमर्शियल बैंक्स। तो मतलब ये इंटरेक्शन रहा, देखिए दैट इज सेकेंडरी। जो भी चीजें इन्होंने, ठीक है, बैंक्स को ज्यादा टाइम दे दिया है नए चीजें रोल आउट करने के लिए, थोड़े फेज में जो भी नई पॉलिसीज हैं वो अडॉप्ट करने के लिए। बट द बॉटम लाइन इज कि रेट कट्स हो चुके हैं। आगे जो रेट कट्स होंगे वो मे बी इसी बेसिस पे होंगे कि इन्फ्लेशन किस तरीके से रिएक्ट करता है अब इस रेट कट को। क्या इन्फ्लेशन आगे बढ़ करके आएगा या गिर करके आएगा, ये हमें देखना होगा। आता है अगले आर्टिकल पे। ईवी सेल्स सर्ज इन जनवरी ऑन रिन्यूड सब्सिडी प्लान। ईवी सेल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स इन जनवरी में बढ़ा है। और क्यों बढ़ा है? ये बढ़ा है रिन्यूड सब्सिडी पुश की वजह से, मतलब फिर से सब्सिडी लाई गई है। तो सेल्स इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के हमारे कंट्री में 19.4% बढ़ करके मंथ ऑन मंथ बेसिस पे अगर आप देखेंगे, एंड 17.1% बढ़ी है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टू 1,69,931 यूनिट्स इन जनवरी, अकॉर्डिंग टू डेटा फ्रॉम फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन। तो जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं और टू व्हीलर रजिस्टर्ड टू व्हीलर कंपनीज की भी यहाँ बात हो रही है, उन्होंने डबल डिजिट ग्रोथ रेट देखा है यहाँ पे। एंड कहा जा रहा है कि सब्सिडीज यहाँ पे वापस से रिन्यू करनी पड़ी। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा बैकड्रॉप भी है कि यार ये बताइए कि ऐसा क्यों हो रहा है कि ईवी कंपनीज को सब्सिडी के दम पे ही सेल करना पड़ रहा है, जबकि इंडिया में अभी तक देखोगे तो वन ऑफ द हाईएस्ट सब्सिडीज ऑफर होती रही हैं। बाकी जगहों पर सब्सिडीज बंद हो गई हैं, या तो उनकी सब्सिडीज ने बहुत जल्दी काम कर दिया, असर दिखा दिया, और हमारी सब्सिडीज असर नहीं दिखा पा रही हैं। तो अगर पैसेंजर व्हीकल्स और टू व्हीलर की बात करें तो डबल डिजिट ग्रोथ रहा है ईयर ऑन ईयर, और मंथ ग्रोथ देखने को मिला दोनों में। इसके अलावा कमर्शियल व्हीकल्स और 3 व्हीलर जो है, ठीक है, यहाँ पे सिंगल डिजिट ग्रोथ रही है। पैसेंजर व्हीकल्स स्पेसिफिकली, टू व्हीलर, कमर्शियल व्हीकल्स और 3 व्हीलर्स में अच्छा खासा यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिला है। मोमेंटम ज्यादा कम कहीं नहीं हुआ है, उल्टा ग्रोथ ही है। सिंगल डिजिट में भी परसेंटेज अच्छा है। तो 32%, 18.5%, 12% एंड 2.2% यहाँ पे इनका इंक्रीज आया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है ग्रोथ। एंड इसीलिए अगर आप देखोगे इस बार क्वार्टरली रिजल्ट्स जब आए शेयर मार्केट में, सारी कंपनीज नीचे जा रही थी, लेकिन हमने ये देखा कि ऑटोमोबाइल कंपनीज जो है इन्होंने अपने आप को संभाल के रखा, स्पेसिफिकली जब रिजल्ट्स भी आए। तो यहाँ पे आरबीआई की जो एक्सपेक्टेशंस और जो इकोनॉमिस्ट और एनालिस्ट है उनकी एक्सपेक्टेशंस ये है कि रूरल डिमांड तो देखो बहुत बढ़िया चलने वाला है। एंड रूरल डिमांड के साथ साथ अगर आप देखोगे अर्बन डिमांड जो एक्सपेक्टेड है कि पहले से काफी बढ़िया रहेगा, 2024 से तो बढ़िया रहेगा 25-26 में, अगर ये पिकअप कर गया तो हमारे टू व्हीलर की तो किस्मत खुल जाएगी। हमें लगता है टू व्हीलर हमारा नया रिकॉर्ड तोड़ सकता है सेल्स के मामले में। तो काफी बढ़िया डेटा देखने को मिल रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स अगर आप हाउएवर देखोगे तो नवंबर में ही गिरे हैं, ठीक है, एंड दिसंबर में भी ये नीचे आया है रिस्पेक्टिवली, लेकिन जो मंथली सेल्स है वो थ्रू आउट द ईयर 1 लाख यूनिट के ऊपर ही रहा है।
लास्ट ईयर का जो ग्रोथ था उसने एक फ्रेश पुश लिया है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज से, री इंस्टेट किया उन्होंने, सब्सिडीज लगाए सबसे पहले तो, वापस से सब्सिडीज दे दिया कार्गो इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर्स के लिए पीएम ई ड्राइव स्कीम के अंदर। लेकिन जो सब्सिडी है प्रीवियसली हॉल्ट कर दिया गया था जब एनुअल टारगेट्स अचीव हो गए थे ऑलरेडी, तो इसे रिवाइज किया गया डाउनवर्ड टू 25,000 टू फ्रॉम 50,000। तो पहले 50,000 पर गाड़ी पे जो सब्सिडी मिलती थी वो गिरा करके कितनी कर दी गई, 25,000 पर व्हीकल। और इंडस्ट्री ने बेचे कितने, 80,546 इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर जो रिक्शाज है, आपको काफी दिख रहे होंगे इस टाइम पे रिक्शाज आपके टाउन्स में। एंड इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर रिक्शाज आ रहे हैं जो टीवीएस के आई थिंक आ रहे हैं, कुछ बजाज के आ रहे हैं। एंड हम लोग ई रिक्शा भी देखते हैं, ऑल्दो काफी सारे एक्सीडेंट्स एंड प्रॉब्लम्स आते हैं ई रिक्शाज में, अगर आप देखोगे काफी केसेस रहे हैं। लेकिन जो हमारे प्रॉपर ये थ्री व्हीलर ऑटोज हैं ये काफी बढ़िया कर रहे हैं अगर आप देखेंगे इलेक्ट्रिक सेगमेंट में। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल रिटेल सेल्स स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्टरी दिखा रहा है इस टाइम पे। एंड यहाँ पे ब्राइट स्पॉट है, मतलब जो ग्रीन एनर्जी के हमारे टारगेट्स है कि हम लोग अचीव करेंगे नंबर ऑफ सेल्स, नंबर ऑफ मार्केट शेयर फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वो हमें लगता है अचीव हो सकता है सिर्फ टू व्हीलर और थ्री व्हीलर के थ्रू, क्योंकि इंडिया में कार बेचना इज नॉट इजी वैसे भी। और ऊपर से आपकी कारें यार 15-15 लाख की गाड़ियां हैं, ठीक है, 10 लाख में भी गाड़ी यार शुरुआत हो रही है, तो आप कहां से मास मार्केट को आप टारगेट कर ही नहीं रहे हो, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपको टू व्हीलर और थ्री व्हीलर पे सबसे ज्यादा फोकस करना चाहिए गवर्नमेंट को, जहां एडॉप्शन बहुत तेजी से हो सकता है, बहुत ज्यादा हो सकता है। तो यहाँ पे 30 से 35 नए इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्चेस एक्सपेक्टेड हैं इस साल, और एंटिसिपेट कर रहे हैं कि एक नोटेबल राइज होने वाला है मार्केट शेयर में अक्रॉस द सेगमेंट्स। तो टू व्हीलर थ्री व्हीलर्स में बहुत एक्साइटमेंट है ईवी मार्केट में। अगर आप देखेंगे पिछला साल थोड़ा सा ठंडा लगा मुझे, लेकिन जेएसडब्ल्यू और ये एमजी ने काफी बढ़िया लॉन्चेस किए और थोड़ा लाइमलाइट स्टील किया है। लेकिन इस साल सारी कंपनी का कहना है कि वो नए मॉडल्स लॉन्च कर रहा है, मारुति नई गाड़ियां लेकर आ रहा है, टोयोटा ला रहा है। सो 2025-26 बहुत ही हैपनिंग ईयर रहने वाला है ईवी सेगमेंट के लिए इंडिया में स्पेसिफिकली। आते हैं अगले आर्टिकल पे, गूगल हैज मेड अ डेंजरस यू टर्न ऑन मिलिट्री एआई। गूगल ने एक यू टर्न ले लिया है किस पर, मिलिट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। तो ऐसा क्या कर दिया है भाई इन्होंने, अब डिस्कस करते हैं। देखिए, गूगल का एक डोंट बी इविल एरा था जो वेल था, काफी अच्छा था मतलब, एंड इट इज ट्रूली डेड, अब नहीं रहा। इन्होंने उस मोटो को रिप्लेस किया है 2018 में विद डू द राइट थिंग, ठीक है। एंड जो लीडरशिप है एट पेरेंट कंपनी अल्फाबेट, अब उन्होंने रोल बैक कर लिया है डू द राइट थिंग को भी यहाँ पे। एंड क्यों रोल बैक कर दिया है मैं बताता हूं, क्योंकि राइट थिंग का इन्होंने डेफिनेशन ही चेंज कर दिया है। ये अब ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी लाएंगे, ऐसे एरियाज में भी काम करेंगे जहां पे इसका मिलिट्री यूज होगा। तो पहले तो इन्होंने क्या किया था, कहा था कि भाई हम जो है हमारे एथिकल स्टांसेस हैं, तो हम एआई वगैरह जो भी डेवलप करें मिलिट्री में यूज नहीं होने देंगे, ठीक है। तो इस हफ्ते कंपनी ने डिलीट कर दिया है अपना प्लेज, और जिसमें लिखा था कि एआई नहीं यूज करेंगे वेपन्स के लिए और सर्वेलेंस के लिए। तो जो प्रॉमिस था ये था 2018 से, इट्स रिस्पॉन्सिबल एआई प्रिंसिपल्स। अब ये नहीं इंक्लूड करता है प्रॉमिस। एंड जो कंपनी के एआई चीफ है डेमिस साबिस, इन्होंने पब्लिश किया एक ब्लॉग पोस्ट जहां एक्सप्लेन किया उन्होंने अपना चेंज, और फ्रेम किया है कि ये तो इनएविटेबल प्रोग्रेस है रादर देन सॉर्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइज। एआई एक परवेसिव है, मतलब इतना परवेसिव एआई जितना मोबाइल फोन्स है, मतलब हर हाथ में आपको मोबाइल फोन दिख रहा है वैसे एआई भी दिखेगा, ठीक है। एंड इट हैज इवॉल्व रैपिडली। तो जो नोशन है कि एथिकल प्रिंसिपल्स जो है उन्हें इवॉल्व होंगे विद मार्केट के साथ, मतलब विद मार्केट, ये गलत है। अगर आप एक इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में रहते हैं, जैसे मिस्टर साबिस ने डिस्क्राइब किया, लेकिन अगर आप कोड ऑफ एथिक्स जो है वॉर के, वो यील्ड कर सकते हैं कॉन्सिक्वेंसेस जो क्या होंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो सकते हैं। तो अगर आप एआई बैटलफील्ड पर लेकर आ रहे हो तो आपको ऑटोमेटेड सिस्टम मिल सकते हैं जो रिस्पॉन्ड करेंगे टू वन अनदर मशीन स्पीड पर, एंड कोई डिप्लोमेसी का टाइम नहीं रहेगा। तो देखिए, लोग यही चाहते हैं कि दुनिया में काम हो डिप्लोमेसी से, ना कि काम हो वेपन से या मशीन से। एंड मशीन्स डिप्लोमेसी नहीं कर सकती हैं, इनका ये कहना है, डिप्लोमेसी लोग कर पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ऑटोनमस वेपन्स, जैसे कि ये इसी तरीके से रहेंगे कि जहां पे आप एसेस कर रहे हो कि सामने वाला लेट से फायर कर सकता है और आपने प्रीएम्प्टिवली फायर कर दिया, तो यहाँ कोई डायलॉग का रोल रहेगा ही नहीं। 10 साल पहले अगर आप देखेंगे तो प्रॉमिस था, इट हैजंट काउंटेड फॉर मच। जैसे कि एक फॉर्मर मेंबर है गूगल के पॉलिसी टीम के, उनको फाउंडर है वर्कर एजेंसी के, पॉलिसी एंड कम्युनिकेशंस के, उनका कहना है कि गूगल जो है वो बहुत प्रेशर में रहा है कि वो मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स उठाए गवर्नमेंट से, एंड अब उन्हें मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स लेने
पड़ेंगे जब एआई इनका इवॉल्व हो चुका है। तो इनके ऊपर काफी प्रेशर हमेशा से रहा है। और इन्होंने रिकॉल किया कि जो फॉर्मर यूएस डिप्टी डिफेंस सेक्रेटरी थे पैट्रिक, यहाँ पे विजिट कर रहे थे ये सनीवेल कैलिफोर्निया हेडक्वार्टर्स गूगल क्लाउड बिजनेस का 2017 में। एंड जो स्टाफ था एट यूनिट पे वो एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा था जो नेसेसरी था कि वो टॉप सीक्रेट मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पे काम करे विद पेंटागन। एंड जो होप थे कॉन्ट्रैक्ट्स के वो काफी स्ट्रांग थे। तो इन्होंने क्या किया, फिtzgerald ने हेल्प किया कि उसे हॉल्ट करें। इन्होंने ऑर्गेनाइज किया कंपनी प्रोटेस्ट ओवर प्रोजेक्ट मेवन, एक डील जो गूगल ने डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के साथ किया था कि वो डेवलप करेगा एआई जहां पे वो ड्रोन फुटेज को एनालाइज करेगा। तो गूगल के एम्प्लॉयज को डर लग रहा था कि ये ऑटोमेटेड टारगेटिंग कर सकते हैं। 4000 एम्प्लॉयज ने साइन किया एक पिटीशन जिसने कहा कि गूगल शुड नॉट बी इन बिजनेस ऑफ वॉर, आप लड़ाई झगड़े वॉर से आप दूर रहो। एंड गूगल ने इवेंचुअली रिलेंट किया और कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं किया। तो इट वॉज एनॉमली इन सिलिकॉन वैली ट्रेजेक्टरी। तो सिंस देन अगर आप देखेंगे फॉर इंस्टेंस ओपन एआई ने पार्टनर कर लिया है विद डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर एंड ये पिच कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स यूएस मिलिट्री को। एंट्रोपिक जो है वो बिल्ड करता है अपने आप को सेफ्टी फर्स्ट एआई लैब। इन्होंने पार्टनरशिप किया किसके साथ, प्लांटेड टेक्नोलॉजीज के साथ, ठीक है। और अपने सेल किया, इन्होंने बेचा है अपने एआई सर्विस क्लाउड को टू डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स। यस, एंड गूगल ने इटसेल्फ सालों तक स्ट्रगल किया है कि वो एक प्रॉपर ओवरसाइट बनाए अपने काम का, लेकिन इन्होंने डिसॉल्व कर दिया अपने कंट्रोवर्शियल एथिक्स बोर्ड 2019 में और फायर कर दिया अपने 2 सबसे प्रोमिनेंट एआई एथिक्स डायरेक्टर्स को लास्ट ईयर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे कंपनी काफी स्ट्रे मतलब दूर जा चुकी है अपने ओरिजिनल ऑब्जेक्टिव से एंड अब देख भी नहीं सकती, इतनी दूर आ चुकी है कि किस तरीके से उनके कुछ प्रियम्बल्स थे जहां पे उन्होंने कहा था कि एआई को गलत इस्तेमाल नहीं करने देंगे, वेपनाइज नहीं करने देंगे, एंड नाउ they are going in to completely opposite directions. So still with any luck Google का जो U-turn है it will put greater pressure on government leaders next week ताकि ये legally binding regulations बनाए military AI development के लिए before the race dynamics and political pressure। एंड जो रूल्स हैं वो सिंपल हो सकते हैं कि आप मैंडेटरी कर दो कि आप ह्यूमन ओवरसीइंग रखो, सारे एआई मिलिट्री सिस्टम के लिए बैन कर दो फुली ऑटोनोमस वेपन्स, और वो जो सिलेक्ट कर सके टारगेट विदाउट ह्यूमन अप्रूवल फर्स्ट। तो यहाँ पे बैन करो ऐसे ऑटोनोमस वेपन सिस्टम को जो विदाउट ह्यूमन अप्रूवल फायर कर पा सकता हो। हमें ऐसे चाहिए ही नहीं वेपन्स जो बिल्कुल ऑटोनोमसली डिसीजन ले लें। तो यहाँ पे एक रीजनेबल पॉलिसी प्रपोजल आता है फ्रॉम फ्यूचर ऑफ लाइफ इंस्टीट्यूट, एक थिंक टैंक जो फंड किया गया था एलॉन मस्क द्वारा वंस, एंड करेंटली इन्होंने ये स्टीयर किया जा रहा है बाय एमआईटी फिजिसिस्ट मैक्स टेगमार्क। और ये कह रहे हैं कि भाई एक ना आप टीयर्ड सिस्टम बना दो जहाँ पे नेशनल अथॉरिटीज जो है वो मिलिट्री एआई सिस्टम्स को ट्रीट करेंगी न्यूक्लियर फैसिलिटीज की तरह। तो एक अनएम्बिगुअस एविडेंस होगा उनके सेफ्टी मार्जिन का। गवर्नमेंट्स जो है वो कन्वीन कर रही है पेरिस में कि हमें एक इंटरनेशनल बॉडी बनानी चाहिए कि हम सेफ्टी स्टैंडर्ड्स बनाएं सिमिलर टू इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसीज ओवरसाइट ऑफ न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो जैसे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्योंकि बहुत ज़्यादा डेंजरस है तो उसके लिए हमने एक ओवरसाइट के लिए बना रखा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, वैसे ही हमें ड्रोन्स के लिए भी बनाना होगा और एआई के लिए भी बनाना होगा। तो गूगल का जो रिवर्सल है इन अ वार्निंग, तो जो स्ट्रॉन्ग ये वार्निंग है कि आप कितने ही स्ट्रॉन्ग आपके कॉर्पोरेट वैल्यूज हो, आप क्रम्बल कर जाओगे अगर आप प्रेशर में आपके ऊपर प्रेशर आएगा एक अल्ट्रा हॉट मार्केट का एंड एक ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन का जिसको आप ना नहीं बोल सकते। तो आप कितनी बड़ी कंपनी हो, आप कभी कंट्री से बड़े नहीं हो सकते। ग्रोथ गेट्स इट्स ड्यू। आरबीआई विलिंग टू अपीयर अ लॉट मोर फ्लेक्सिबल वाइल टारगेटिंग इन्फ्लेशन। एक जो कट आया है आरबीआई के पॉलिसी रेट में, इट वाज प्रोबेबली ओवर ड्यू गिवन जो मोमेंटम लॉस रहा है इकोनॉमी में। और इस कॉन्टेक्स्ट में जो 25 बेसिस पॉइंट का कट है रेपो रेट में टू 6.25%, इट मे नॉट मूव द नीडल इन टर्म्स ऑफ स्परिंग फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स। मतलब जैसा हमने डिस्कस किया कि जो 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट आया ना, बहुत ओवर एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। देखिए क्यों, क्योंकि सबसे पहले तो इन्फ्लेशन ऐसा नहीं कि हमारा बिल्कुल कंट्रोल में आ चुका है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे 0.25 बेसिस परसेंट से ऐसा नहीं होने वाला कि लोग पागल की तरह आएंगे कि भैया लो मेरा पैसा मुझे यही लगाना है, नहीं, इससे कोई बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट होने वाला है नहीं फिलहाल के लिए। तो लेकिन एक इमीडिएट रिलीफ लाएगा करीब 40% बोरोवर्स को, स्पेसिफिकली जो छोटे एंटरप्राइजेस हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का जो ग्रेजुअलिज्म था अंडरस्टैंडेबल रहा है, ठीक है। इन्होंने इन्फ्लेशन को देखा टेपर ऑफ होते हुए और एनवायरमेंट ऐसा है इस वक्त कि चीजें बहुत अनसर्टन है, ठीक है। तो वो ज्यादा डीपर रेट साइकिल कट हम नहीं कर सकते। हम 0.5 बेसिस पॉइंट 50 बेसिस पॉइंट टाइप का रेट कट नहीं कर सकते थे यहाँ पे, जस्ट बिकॉज इतनी इंटरनेशनल अनसर्टनिटीज भी आ गई है। तो पहले जो सबसे बड़ी चिंता है अपार्ट फ्रॉम प्राइजेस वो आती है लोकली।
और ये है डेप्रिसिएशन ऑफ करेंसी, मतलब हमारा रुपया जो गिर रहा है, ये भी एक बड़ी चिंता बन गई है। जो नए गवर्नर हैं संजय मल्होत्रा, जो उनका ऑब्जर्वेशन है कि सेंट्रल बैंक इंटरवीन करेगा सिर्फ एक्सेसिव वॉलेटिलिटी को कंट्रोल करने के लिए, मतलब रुपया अगर बहुत तेजी से ऊपर नीचे हो रहा है तो उसको कंट्रोल हम करेंगे, लेकिन अगर ये गिर रहा है डॉलर के अगेंस्ट, हम इसमें नहीं इंटरवीन कर सकते हैं ज्यादा, राइट। तो एट द सेम टाइम गवर्नमेंट ने कहा कि सबसे बड़ा कंसर्न है कि इसका क्या इम्पैक्ट, ग्लोबल अनसर्टेनिटी का क्या होने वाला है, और वीकनिंग रुपी का हमारे ग्रोथ पे, कंजम्पशन पे और इन्वेस्टमेंट डिसीजंस पे। तो 50 बेसिस पॉइंट से आगे रेट कट देखना अगले कुछ महीनों में इम्पॉसिबल है। उन्होंने फोकस किया कि जीडीपी ग्रोथ रेट 6.7% रहने वाली है 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए, और अगर ग्रोथ नीचे आ जाती है तो रेट कट्स को और ज्यादा हमें बढ़ाना होगा और डीप करना होगा। गुड न्यूज ये है कि आरबीआई अब अपीयर ऐसा हो रहा है कि इट इज डूइंग टू बी अ लॉट मोर फ्लेक्सिबल इन्फ्लेशन को टारगेट करते वक्त। एंड जो सेंट्रल बैंक का फोरकास्ट है रिटेल इन्फ्लेशन के लिए, वो है एन एवरेज ऑफ 4.2% इन 25-26, एंड ये 4% टारगेट से ऊपर है। जो फोरकास्ट है करंट ईयर के लिए अनचेंज्ड है एट 4.8%। तो मल्होत्रा ने कहा अपने एड्रेस में कि सेंट्रल बैंक यूज करेंगे फ्लेक्सिबिलिटी एम्बेडेड इन इन्फ्लेशन टारगेटिंग फ्रेमवर्क एंड रिस्पॉन्ड करते वक्त टू ग्रोथ इन्फ्लेशन डायनेमिक्स, इन्होंने ये बात कही। आरबीआई जो है इस टाइम पे ओके है अगर थोड़ा सा टारगेट से ऊपर भी आ जाए इन्फ्लेशन, ठीक है, मतलब दे आर कंफर्टेबल, एंड ये काफी कंफर्टेबल लग भी रहा है सुन के कि अच्छा ठीक है, ऐसा नहीं कि सरप्राइज हो जाएंगे इनके एक्सपेक्टेशन, या तो ऐसी है कि इन्फ्लेशन बिल्कुल ही नीचे गिरने वाला हो, राइट। तो डर लगता है जब एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा हो। तो क्रिटिकली सेंट्रल बैंक्स कमिटेड है कि भाई हम लिक्विडिटी रखेंगे सिस्टम में, पैसा रखेंगे, बैंक्स लेंड कर सकते हैं, बैंक्स के पास इतना पैसा होगा, ट्रांसमिशन भी आएगा, रेट कट्स और आगे आएंगे। और मार्केट थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है क्योंकि लैक ऑफ इमीडिएट मेजर्स नहीं लिए गए लिक्विडिटी को स्मूथ करने में, मतलब स्मूथ क्रेडिट फ्लो लाने में। बैंक्स के पास लिक्विडिटी प्रॉब्लम रही है, मतलब बैंक्स के पास ज्यादा पैसे नहीं रहे हैं कि वो लेंड कर पाए। लिक्विडिटी इश्यूज ये होते हैं, मतलब आपके पास कितना कैश है इस वक्त, तो जो भी आपके पास कैश है वो आ जाता है लिक्विड एसेट्स में। तो क्रिटिकली सेंट्रल बैंक जो है, हमने देखा कि ऑफ कोर्स इन्होंने अब कुछ मेजर्स लिए हमारे, जैसे कि वेरिएबल रेपो रेट एंड वेरिएबल रेट रेपो, एंड इसके अलावा हमने ओपन मार्केट ऑपरेशंस भी किए, स्वैप्स यूज किया, ये सारी चीजें की हैं, बट स्टिल लोगों का ये कहना है कि थोड़ी देर हो गई इसमें, राइट। तो लिक्विडिटी इंपॉर्टेंट है ग्रोथ ऑफ डिपॉजिट्स के लिए, जिसके बिना बैंक्स जो हैं वो काफी इन्हें डिफिकल्टी फेस करनी होगी अगर ये लर्न करना चाहते हैं एज मच एज दे वुड वांट टू। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो, जिसे हम कहते हैं कि व्हाट शुड ऑल्सो एड क्रेडिट फ्लोज, वो है डेफरमेंट ऑफ रेगुलेशंस रिलेटिंग टू लिक्विडिटी कवरेज। 2026-27 तक वो आ जाने थे, ठीक है, तो हमें देखना होगा कि आते हैं नहीं। इससे काफी सारा मतलब जो डिपॉजिट्स है बैंक का वो बचेगा, और इंडीड आरबीआई का जो लिबरल टोन है वो भी रेगुलेशन को लेकर थोड़ा सा हमें दिखेगा, ठीक है। तो देखिए बैंक्स तो बहुत खुश रहेंगे, राइट। बैंक्स अगर जो उनके पास पैसा है, अगर एक बड़ा प्रपोर्शन उसका और वो लेंड कर पाए एक्स्ट्रा, तो उनके लिए वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू है, एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, राइट, एक्स्ट्रा कैपिटल है। तो वी हैव टू सी 26-27 में क्या रेगुलेशन आना है और इससे बैंक्स को क्या फर्क पड़ सकता है नए रेगुलेशन से। इफ एनीबडी हैज एनी आइडिया प्लीज लेट मी नो, क्योंकि मैंने इसके बारे में ज्यादा पढ़ा नहीं है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे किसकी, डेफरमेंट ऑफ रेगुलेशंस रिलेटिंग टू लिक्विडिटी कवरेज। लिक्विडिटी कवरेज से लेकर के लिक्विडिटी कवरेज के ऊपर रेगुलेशंस आने हैं 2026 और 2027 में। गवर्नमेंट प्लेजेस मोर टैरिफ कट्स अहेड ऑफ पीएम्स यूएस विजिट। तो यहाँ पे इन्होंने प्लेज किया है मोर टैरिफ कट्स अहेड ऑफ पीएम्स यूएस विजिट। तो यूएस विजिट होने वाला है, गवर्नमेंट ने कहा है कि वो कंटिन्यू करेगी कि टैरिफ्स को, टैक्सेस को कम करें। अच्छा, भारत सरकार अचानक से इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम्स ड्यूटी को कम क्यों कर रही है भाई? इन्होंने कहा है कि ये फेज आउट कर देंगे जो भी एडिशनल ड्यूटीज लगती है इंपोर्ट्स पर, जैसे कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग इंप्रूव होता रहता है इनका। जो चेयरमैन है सीबीआईटी के, उनका ये कहना है, सीबीआईटीसी के जो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स है। एंड यहाँ पे नरेंद्र मोदी, अगर आप देखेंगे हमारे प्राइम मिनिस्टर जाने वाले हैं यूएस, एंड यूएस जाने से पहले हम लोग चाह रहे हैं कि हम अच्छे से प्रिपेयर कर लें, कि हम उनके सामने प्रपोजल्स रखें प्रॉपर, जो उन्हें भी पसंद आए, दोनों के लिए म्यूचुअल बेनिफिशियल हो, और ताकि इससे हमें टैरिफ वाले अम्ब्रेला में ना आना पड़े, जहां पे मैक्सिको पे टैरिफ आ गया और हमने देखा कनाडा पे आया, फिर चाइना पे आ गया, फिर यूरोपियन यूनियन की बात हो रही है। तो जैसे जैसे वैल्यू चेन अगर आप देखेंगे वो डीप होते जा रहे हैं, और कस्टम्स ड्यूटी है वो रिड्यूस हमें करने होंगे। एंड इन्होंने कहा कि मतलब अभी बताई नहीं है कि क्या क्या लेवाइज कम होंगी, बट हमें ये लेवीज को कम करनी होंगी।
क्योंकि यहाँ पे हम एक रिटेलिएशन देख सकते हैं यूएस की तरफ से। अगर उन्हें लगता है कि हम बहुत अनरीजनबली टैक्स करते हैं बाहर से आने वाली चीज़ों को, जो हम करते भी हैं, राइट, हम थोड़े प्रोटेक्शनिस्ट हैं, प्रोटेक्ट करना चाहते हैं हमारे लोकल इंडस्ट्रीज को, बट वी हैव टू गिव सम स्पेस। हमें थोड़ा सा स्पेस देना होगा जो अमेरिकन कंपनीज हैं उनको। और मुझे नहीं लगता इससे यूएस को कुछ ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है, ऑनेस्टली कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। बट स्टिल ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बस दिखाने के लिए होती हैं, आधे से ज़्यादा लोगों को ये समझ में भी नहीं आती कि इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। रेट कट फेल्स टू चेयर मार्केट। रेट कट आया है, लोग शेयर मार्केट में पहले तो बड़ा एक्साइटेड थे कि भाई कुछ तो बड़ा हो जाएगा। रेट कट के बाद आप देखो ना यूएस मार्केट में क्या बुल रन आया है। तो इक्विटी बेंचमार्क इंडिसेस अगर आप देखोगे ये रेड में, रेड क्लोजिंग रही है। यस, फ्राइडे को मार्केट एक्चुअली डिसअपॉइंट हो गया लगता है। तो नहीं, देखिए वैसे मार्केट ने पहले से ही फैक्टर इन कर रखा था कि 0.25 बेसिस पॉइंट्स मार्केट में हमें रेट कट देखने को मिलेगा, और उसके हिसाब से ही मार्केट्स पहले ही बढ़ गए। ठीक है, मार्केट डिस्काउंट कर लेता है हमेशा फ्यूचर की चीजों को। तो जब ये हुआ तो मार्केट के पास कुछ था नहीं रिएक्ट करने को, लेकिन अगर ये नहीं होता तो मार्केट के पास काफी कुछ होता रिएक्ट करने को। तो बीएसई जो लिस्टेड मार्केट कैपिटलाइजेशन है फर्म्स का, वो डिक्लाइन हुआ है 1 ट्रिलियन रुपीज से। एंड जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है हेडेड बाय आरबीआई गवर्नर, हमने अभी पढ़ा है इसके बारे में, ये रेपो रेट हमारा 6.25% आ चुका है। पहला रिवीजन है 5 साल में। तो मार्केट प्लेयर्स कह रहे हैं कि जो रेट कट था वो एक्सपेक्टेड लाइन पर था, और इन्वेस्टर्स ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहे थे ये होगा, लेकिन ये भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि लिक्विडिटी बूस्ट भी देखने को मिलेगी, मतलब बैंक्स को लिक्विडिटी दिया जाएगा। लेकिन सब लोग डिसअपॉइंटेड थे कि यार सीआरआर आपने रिड्यूस नहीं किया। ठीक है, आप कैश रिजर्व रेशियो को थोड़ा सा इंप्रूव कर देते तो काफी बेनिफिट मिल सकता था इससे बैंक्स को। एंड यहाँ पे जो रेट कट है वो पूरी तरीके से मटेरियलाइज भी होता है इकोनॉमी में, इसका इम्पैक्ट भी और जल्दी देखने को मिलता। मोरओवर जो ईजिंग रेट्स है वो एक्सपेक्टेड है कि वो और ज्यादा हमारे गैप को वाइडन कर देंगे यूएस और इंडियन बॉन्ड यील्ड्स के बीच में, जिससे कैपिटल आउटफ्लो होगा इंडिया से बाहर। मतलब ये कि यूएस में अगर आप लेट्स से गवर्नमेंट बॉन्ड खरीदते हो, ट्रेजरी बॉन्ड खरीदते हो, जो इंटरेस्ट रेट वाला इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऐसे जहां बाय करो तो आपको उस पर ब्याज मिलता है, वो काफी बढ़िया मिल रहा है वहां पे। ठीक है, एंड इंडिया में वो रेट कट होने के बाद और कम मिलेगा। तो प्रॉब्लम क्या होगी, इन्वेस्टर्स भागेंगे और पैसा वहां पे लगाएंगे। तो ये एक प्रॉब्लम होगा जिसकी वजह से एफपीआई आउटफ्लो हो सकता है इंडिया से। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स नेट सेलर रहे 470 करोड़ के फ्राइडे को, और जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस है उन्होंने 450 करोड़ के शेयर्स बाय किए हैं। तो इंडियन इक्विटीज जो है वो लगातार गिर रहे हैं सिंस अक्टूबर लास्ट ईयर ड्यू टू स्लो डाउन, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में स्लो डाउन था, एंड एफपीआईज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स भी लगातार अपने शेयर्स बेच रहे थे। तो जो रेट कट है टू रिवाइव द स्लोइंग इकोनॉमी एक पॉजिटिव इंडिकेटर है। यील्ड्स इंक्रीज हुए हैं क्योंकि इन्वेस्टर्स डिसअपॉइंटेड थे क्योंकि कोई लिक्विडिटी मेजर ही नहीं आया भाई, जिसकी वजह से प्रॉफिट बुकिंग हुआ इंडिसेस में, और एक डाउनवर्ड रिविजन हुआ है नियर टर्म ग्रोथ फोरकास्ट में। जो ग्लोबल ट्रेड पॉलिसीज आ रही हैं, डोनाल्ड ट्रंप जहां अफेक्ट कर रहे हैं काफी चीजों को, इन्फ्लेशन को लेकर कंसर्न आ रहा है, इसके वजह से सेंट्रल बैंक ने कहा है कि यार बड़ा ना कॉशियस रहना पड़ेगा क्योंकि अब चीजें बदल गई हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो पता नहीं किस तरीके की एफटीएस होती हैं, किस तरीके की एग्रीमेंट्स होती हैं कंट्रीज के बीच में, ऑयल प्राइस कहाँ जाता है, कुछ भी कहना बड़ा मुश्किल है, प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। हो सकता है कि सब कुछ बहुत बढ़िया रहे, लेकिन ये श्योरिटी के साथ नहीं कहा जा सकता है जिस श्योरिटी के साथ पहले कहा जा सकता था। मार्केट्स एक्सपेक्टेड है कि वो टेपिड रहेंगे, जीडीपी और अर्निंग्स ग्रोथ जो है वो थोड़ा चैलेंज रहने वाला है हमारे लिए इनको ना बूस्ट करना। एंड मोर देन हाफ ऑफ जो सेंसेक्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स है वो डिक्लाइन हुए हैं। यहाँ पे बैंक्स भी हमें दिख रहा था कि ड्रॉप हुए हैं, और जो मेजर इवेंट्स है वो जा चुके हैं। तो अब अर्निंग्स ही सबसे बड़े इस साल फोकस रहने वाले हैं स्टॉक मार्केट के लिए। तो यस, मुझे लगता है स्टॉक मार्केट में अर्निंग सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप देखो कि अभी दिल्ली के इलेक्शंस भी हो ही गए, मेन इलेक्शन सारे खत्म हो गए हैं हमारे। इसके अलावा आप देखो कि यूएस इलेक्शन खत्म हो गया, इसके अलावा आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी भी का जो मीटिंग था वो भी हो गया, बजट भी निकल गया जो हमारा इस साल का बजट था। तो अब कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट बचा नहीं है पूरे साल के लिए एक्सेप्ट क्वार्टरली अर्निंग्स, दैट्स इट। तो जरूर फोकस करिएगा इस साल अगर आप इन्वेस्टमेंट करना है। अगर नहीं भी करते हो तब भी आप फोकस करना कि आपके देश में जो कंपनी है सबसे बड़ी, वो पैसा कहाँ से कमा रही है, कैसे कमा रही है, क्या ग्रोथ कर रही है या नहीं कर रही है। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफी है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए, एंड जरूर इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद हैं तो।